दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट के पेपर में मनोविज्ञान का पेपर किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पेपर का फ्रंट पेज जिसके बारे में पहले बता चुका हूं उसको देखेंगे। ये अपने रीट के पेपर का फ्रंट पेज है जिसके बारे में सारी डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। जिसको भी ये डिटेल देखना है वहाँ उस वीडियो को ओपन करके देख सकता है। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के पेपर की कि रीट में मनोविज्ञान का पेपर या साइकोलॉजी का पेपर किस प्रकार का होता है। ये पेपर अपने पहले पेज के बाद ही जस्ट सबसे पहले जो पेपर करना होता है या सबसे पहले जो पेपर आता है वो मनोविज्ञान का ही आता है रीट में। और जैसा कि फर्स्ट पेज पे ही ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ पर देते हैं कौन सा पेपर पहले आने वाला है और कौन सा उसके बाद आने वाला है। तो ये फर्स्ट में आता है। इसमें इस पेपर को अपन देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न अपन को करना रहता है। इसमें देखो पहला प्रश्न है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो प्रक्षेत्र है वो ब्लूम के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक। इसमें क्रियात्मक है जो इसके ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्रित करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चे के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, ये सिद्धांत उसमें सम्मिलित नहीं, अतः इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा संप्रयोग, तीसरा समझ, चौथा ज्ञान। तो इसमें ब्लूम के वर्गीकरण का जो संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या गई है वह है संप्रयोग। संप्रयोग ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। ये प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन पहला है आकलन, बी मापन, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा उपयुक्त सभी। इस वाले प्रश्न डाउट में जाते हैं, जैसे कि अपन अधिकतर सोचेंगे कि उपयुक्त सभी होगा, लेकिन इसमें क्या है मूल्यांकन है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगी, ये बयान के महत्व पर जोर देता है। यानी कोई विशेषता है बालक में जो उसमें लगातार बाद में भी वैसी ही बनी रहेगी, चाहे वो निम्न हो या उच्च हो। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रारंभिक अनुभव, दूसरा वातावरण, तीसरा आनुवांशिकता, चौथा आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। अब यहाँ भी अपन को लगेगा कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही है, लेकिन इसमें जब कोई विशेषता या जन्म से लेती रहती है और वो जीवन पर्यंत बनी रहती है तो आनुवांशिकता के अंदर वो आती है। तो इसमें ऑप्शन तीसरे नंबर का यानी सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है, ये इसके बारे में देखेंगे। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेफेलोकोडाल प्रगति, दूसरा ऑप्शन प्रोक्सिमोडिटल प्रगति, तीसरा व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति।
चौथा है अनियमित प्रगति। यानी बच्चे का इसमें ऑप्शन तीसरे नंबर का सही है। पहले पूरे हथेली का विकास हो रहा है यानी बड़े रूप में विकास हो रहा है, और फिर उंगलियों की ओर जा रहा है यानी व्यापक से विशिष्ट की ओर ये जा रहा है। तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न अगला नंबर का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक क्षेत्र जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? पहला ऑप्शन है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। दूसरा ऑप्शन है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। तीसरा नंबर का है आंशिक रूप से विकसित। चौथा बेतरतीब ढंग से विकसित। यानी इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ये सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। यानी किसके सिद्धांत में ये बात दर्शाई गई है? थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, कोलर अधिगम सिद्धांत। इनमें से बी वाला ऑप्शन सही है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत में वातावरण अंतःक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। यानी इसमें पुराने और नए धारणाओं के बीच में संतुलन के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है समावेश, दूसरा है समायोजन, तीसरा संतुलन, चौथा ज्ञान विघ्न। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है संतुलन, संतुलन वाला इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा ऑप्शन है श्रम का नियम, तीसरा प्रबलन का नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देखें, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग यानी किसी चीज़ का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किस पर लागू होता है। यानी इसमें इस प्रश्न में नाम बदलकर दिया हुआ है, नाम में थोड़ा फेरबदल दिया गया है। श्रम का सिद्धांत या परिश्रम का सिद्धांत होता है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस संवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, पहला ऑप्शन, दूसरा बिना सशर्त प्रोत्साहन, दूसरा अनुकूलित उत्तेजना, चौथा है तत्परता। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, अनुकूलित उत्तेजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यानी आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है ये एक मानकीकृत परीक्षण है, दूसरा छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों से तुलना की जाती है। यानी इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों से तुलना की जाती है। ये इसमें परीक्षण के लिए ये कथन सत्य नहीं है। इसमें अपन को बी वाले पे भी अपना डाउट हो रहा है, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन सही है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? यानी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने वाली सावधानी इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है
IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। तीसरा ऑप्शन है क्षमता की मुख्य या एकत्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षण का उपयोग न करना। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना है, चौथा ऑप्शन है। इनमें चारों ऑप्शनों में बी वाला यानी दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास जिसकी उम्र है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? यानी 9 वर्ष का बालक एक एरिक्सन के सिद्धांत के किस अनुसार, यानी उसके जो प्रकार दिए गए हैं एरिक्सन ने, उसमें कौन से प्रकार में उसको दर्शाया जा सकता है 9 वर्ष के उम्र के बालक को? पहला ऑप्शन है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता। दूसरा है परिश्रम बनाम हीनता। तीसरा ऑप्शन है नेतृत्व बनाम अपराध। चौथा ऑप्शन है अंतरंगता बनाम अलगाव। तो इसमें बी वाला ऑप्शन यानी दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, परिश्रम बनाम हीन भावना। यानी जब वो 9 वर्ष का होता है तो उसमें परिश्रम करने की इच्छा होती है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसके मन में हीन भावना भी आती है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो परिश्रम करूँ वो सही होगा या गलत होगा। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? यानी हावर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि की कौन सी श्रेणी इसमें दर्शाई गई है? पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन रचनात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन प्रकृतिवादी बुद्धि, चौथा ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि। तो इसमें हावर्ड गार्डनर के अनुसार प्रकृतिवादी कौशल जो दर्शाया गया ये वाला ऑप्शन यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। पहला ऑप्शन है अवधारण गठन में सुविधा, दूसरा विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, जो तीसरा संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा और उपयुक्त सभी। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला वाला प्रश्न नंबर 17। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है? पहला ऑप्शन डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन डिस्कैल्कुलिया, तीसरा ऑप्शन डिस्ग्राफिया और चौथा वाला है ध्यान अभाव अति सक्रियता विचार। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, डिस्ग्राफिया। लिखावट में कठिनाई हो रही है इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? यानी इनमें से निम्न में से कौन सा कथन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। तीसरा ऑप्शन शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। चौथा ऑप्शन है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। यानी योगात्मक मूल्यांकन में चौथा वाला ऑप्शन शामिल है, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को
नियमित कक्ष में शिक्षित करना, यानी इस वाक्य को पूरा करना है। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। यानी समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे को पूरा समय नियमित कक्षा में शिक्षित करना, यानी पूरा समय वाला दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरे नंबर का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। ये का एक उदाहरण है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है आगमनात्मक तर्क, दूसरा निगमनात्मक तर्क, तीसरा नंबर का अवधारणात्मक मानचित्र, चौथा परिकल्पनात्मक परीक्षण। प्रश्न को देखेंगे। छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष, यानी किसी उदाहरण से निष्कर्ष की ओर पहुंच रहा है, तो इसमें आगमनात्मक ऑप्शन यानी पहले नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां करा रहा है, जैसे पहली गतिविधि है न केवल ये पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्यों। दूसरा ब उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, यानी दो गतिविधियां हैं, इनमें से किस प्रकार से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। पहला ऑप्शन है समानता की, दूसरा आलोचनात्मक सोच, तीसरा एकीकृत सोच, चौथा अवधारणात्मक मानचित्र। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, आलोचनात्मक सोच, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। यानी सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। तो इसमें पहला है ऑप्शन मानवतावादी, दूसरा व्यवहार, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा सामाजिक। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन व्यवहार सही है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, यानी प्रेरणा के बारे में कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है। पहला ऑप्शन छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। दूसरा ऑप्शन छात्र ब सक्रिय अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। सी वाला छात्र से वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। डी वाला छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावों का अनुभव करती है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन प्रेरणा के लिए यानी दूसरा बी वाला ऑप्शन सही है। छात्र व सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, यानी ये बी वाला ऑप्शन में बच्चा प्रेरित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है, यानी बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। ए वाला ऑप्शन एक शुरुआत, बी अपने आप में एक अंत,
सी एक शुरुआत तथा अंत, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, अपने आप में एक शुरुआत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छाद रहता है, ये कहलाता है। यानी एक मनोविश्लेषण का प्राथमिक साधन है कि ईगो ईड पर आच्छादित रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? सुपर ईगो, पहला ऑप्शन सुपर ईगो। दूसरा आमोद सिद्धांत, तीसरे नंबर का ऑप्शन द्वंद्व, चौथा दबाव। तो इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। इस प्रकार के प्रश्न डाउट वाले प्रश्न होते हैं ये, जिनको बहुत ही सोच समझकर किया जाता है। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन दबाव सही है। अगला प्रश्न है अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। यानी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसने दिया निम्न में से? पहला ऑप्शन है हैंस आइजैक, दूसरा आर.बी. केटल, तीसरा गॉर्डन आलपोर्ट, चौथा कार्ल रॉजर्स। तो ये जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता वाला व्यक्तित्व का लक्षण है वो हैंस आइजैक ने दिया, यानी चौथा पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। ये पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्रियात्मक कारक, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा सामाजिक कारक, चौथा अन्य कारक। यानी स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, तो ये आता है सामाजिक कारक, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्न स्थितियों में कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? यानी निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरिक भय और चिंता से मुक्त। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। अभिप्रेरणा पहला ऑप्शन, दूसरा दिमागी आरोग्यता, तीसरा अधिगम, चौथा द्वंद्व। तो इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, बी वाला दिमागी आरोग्यता। और लास्ट प्रश्न है मनोविज्ञान का। एक समायोजन तंत्र में एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। पहला ऑप्शन प्रतिकरण, दूसरा परिमेयकरण, तीसरा प्रतिगमन, चौथा दमन। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, परिमेयकरण। ये अपने मनोविज्ञान का रीट का मनोविज्ञान का पेपर है, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्न हमने अभी आपके सामने पढ़े हैं। इस प्रकार के प्रश्न मनोविज्ञान के अंदर आते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और देखते रहें ऐसे ही अन्य रीट से संबंधित वीडियो।